नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब देश का युवा सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि स्किल्ड और सेल्फ रिलायंट भी होगा। आज का हमारा विषय है स्किल डेवलपमेंट से रोजगार तक का सफर। और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सुनील सर, हमारे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने देश भर में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ा है, विवेक सोमनाथ सिन्हारे जी। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और रोजगार से जोड़ना उनका विजन है। एक ऐसा भारत जहां हर युवा सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि एक जॉब क्रिएटर भी बन सके। विवेक सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, आप विश्व मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इंडिया की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये इंडिया के लिए कितना बड़ा अवसर है, और अगर जरा सी चूक स्किल डेवलपमेंट के मामले में हो गई तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। देखिए, इतिहास में अगर कोई भी देश जब तक विकसित नहीं बन सकता जब तक कि उसके युवा कुशल नहीं हुए। जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन, सबका उदाहरण यही कहता है। भारत के पास एक ऐसा अवसर है जो अगले 50 साल में दोबारा कभी नहीं आएगा। हमारी औसत आयु 28-29 वर्ष है, जबकि चीन की औसत आयु 39, जापान की 49, यूरोप की 44 साल है। हर साल लगभग 1.2 करोड़ युवा भारत के श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। ये एक बहुत विशाल वर्क फोर्स है हमारे पास, लेकिन एक चेतावनी भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ILO की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 10% से कम श्रमिकों के पास औपचारिक कौशल प्रशिक्षण है। तुलना कीजिए, दक्षिण कोरिया में 96%, जर्मनी में 75% और जापान में 80% लोगों के पास अपना प्रशिक्षण है। यह अंतर हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इसे ठीक नहीं करते तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ ही वर्षों में डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। एक कुशलहीन युवा बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बनता है। और बहुत सारे देशों में हमने देखा है। हमें यह सबक याद रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौशल विकास केवल कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। और यह केवल सरकार का काम नहीं है, ये उद्योग जगत, शिक्षण संस्थान, परिवार और स्वयं युवा सबकी जिम्मेदारी है। मैंने पाया है कि वैश्विक नियोक्ता होते हैं, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं जब भी कभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाओ आप, क्या आपके पास कुशल जनशक्ति है? यदि इसका उत्तर हम हाँ में दे पाए तो अगले 25 वर्ष भारत के होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं अकुशल युवा असफल भारत, कुशल युवा विकसित भारत। चुनाव हमने करना है। विवेक सर, आप स्किल डेवलपमेंट के फील्ड के माहिर हैं और आज हमारा भारत का एक बड़ा तंत्र है स्किल डेवलपमेंट के मामले में, बेशक वो PMKVY हो, स्किल इंडिया मिशन हो और या फिर NSDC मिशन हो। ITIs भी हमारे हैं जो युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कैसा आपको लगता है कि वाकई युवाओं तक ये कौशल पहुँच रहा है? क्या स्थिति है? एक तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि भारत में 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन हुआ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ। और जो एक अब तक दुर्लक्षित क्षेत्र था, जिस पर कभी हमारे राज्यकर्ताओं ने या गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब एक मंत्रालय बनने के बाद हमारे देश में कौशल के प्रति, स्किल डेवलपमेंट के प्रति जागरूकता निर्माण हुई। सबसे पहली बात यह हुई कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तय हुआ। किस तरीके का स्किल सेट इंडस्ट्री को चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ने के लिए कौन से कौशल की जरूरत है। और सबसे अहम बात, जब से ये मंत्रालय बना है, अलग अलग कार्यक्रम जिसका आपने अभी उल्लेख किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग हो गई, जिनके तहत देश भर में काफी सारे ITI चल रहे हैं, काफी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो
जो एक दुर्लक्षित क्षेत्र था अब तक हमारे देश में, उस पर काफी ध्यान दिया गया है और इस बार के बजट में बहुत सारा फंड एलोकेशन ये सारी योजनाओं पर सरकार ने निश्चित किया है। और अभी जो पूरा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो भारत में आ रहे हैं, जो सवाल जिसका हमारे पास इससे पहले जवाब नहीं था, इन सारी सरकारी योजनाओं की वजह से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, इन सारी योजनाओं की वजह से आज हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर तो है, जिसका आपने भी उल्लेख किया, सबसे बड़ी जो युवा शक्ति है वो युवा शक्ति, एक कौशल सहित युवा शक्ति हमारे पास है, ये हम पूरे वर्ल्ड को आज बता सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। सबसे पहले समस्या समझो, तभी समाधान की तरफ काम कर पाओगे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट, एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर, यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, एक डाटा है कि हर साल भारत में लगभग 1.5 करोड़ युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन 40 to 50% ही वहाँ रोजगार योग्य होते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी गैप है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी गैप, इसके मेन कारण क्या हैं और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? हर वर्ष लाखों डिग्री हम लोग बांटते हैं, पर रोजगार योग्यता का संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ डिग्रियां लोग लेते जा रहे हैं, एक तरफ जॉब मिल नहीं रही है क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। इसका मूल कारण समझना बहुत जरूरी है, तभी समाधान निकलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले समस्या समझो, तभी समाधान की तरफ काम कर पाओगे। तो मैं इसके 3 बेसिक कारण गिनवाना चाहूँगा। पहला, हमारी शिक्षा प्रणाली। अभी तक एनईपी जो नई पॉलिसी आई है 2020 पे, जिसे हमने कार्यक्रम भी किया था, उससे पहले अभी तक रटोर लिखो पर आधारित थी। तो मतलब कि प्रश्न पुराने हैं, पाठ्यक्रम पुराने हैं, शिक्षण विधि भी पुरानी है। जबकि उद्योग को क्या चाहिए? समस्या समाधान, और कुछ हम नई इन्वेंशन करें, टीम वर्क हो, डिजिटल साक्षरता बढ़े, गंभीर चिंतन हो। लेकिन यह अंतर हर साल बढ़ रहा है। दूसरा, डिग्री बनाम कौशल की हमारी सामाजिक मानसिकता। देखिए, आज भी अगर हम मानते हैं कि माँ बाप आज भी ये मानते हैं कि अगर आपके पास एमए या एमबीए की डिग्री या कोई और बड़ी डिग्री है तो उनको लगता है बच्चा पढ़ लिख लिया। लेकिन यदि वही बच्चा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी का टेक्नीशियन या कोई और काम करके भारी कमाई भी करते हैं, अपना खुद का व्यापार चालू करते हैं, तब भी उन्हें लगता है कि ये हमारा बच्चा, जो पड़ोस के बच्चे ने एमबीए और एमबीए किया है, उसके बराबर नहीं है, या समाज उसे उसके बराबर नहीं समझेगा। यह सोच जापान, जर्मनी में नहीं है। वहां कुशल कारीगर का सम्मान इंजीनियर से भी ज्यादा होता है। तीसरा, उद्योग और शिक्षण संस्थानों में संवाद की कमी। शिक्षण संस्थान अलग चल रहे हैं, उद्योगों की रिक्वायरमेंट क्या है उन्हें पता ही नहीं।
तो एक तरफ कॉलेज वही पढ़ाते रहते हैं जो 20 साल पहले पढ़ाते थे, दूसरी तरफ उद्योग की जो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योग लग रहे हैं या किसी और सेक्टर में, उनकी जरूरतें हर साल, हर 2 साल में बदल रही हैं। एआई, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, ये क्षेत्र पिछले 5 साल में आए हैं। हमारा पाठ्यक्रम वहां तक पहुंचा ही नहीं। अब हम समाधान की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐतिहासिक पॉलिसी है। इसने कौशल को मुख्य धारा से जोड़ा है। पहली बार हमारे करिकुलम में कौशल को इंट्रोड्यूस किया गया है। 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। स्नातक स्तर पे, मतलब अब ग्रेजुएशन होते हैं तो भू निकास विकल्प होगा, मतलब कि आप किस स्टेज पे निकलना चाहते हैं। आपने पहला साल किया, डिग्री मिलेगी, आप काम कीजिए। दूसरा साल किया, डिग्री मिलेगी, काम कीजिए। और उद्योग के साथ सीधी साझेदारी, मतलब कि आप सीधा सीधा उद्योग के लिए काम करो। आपने 1 साल किया, आप किसी इंडस्ट्री में लगो, काम करो, फिर आगे दूसरा साल कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज। तो मेरा सुझाव है कि ये 3 क्रांतिकारी कदम, हर एक विश्वविद्यालय में एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड होना बहुत जरूरी है जो कि करिकुलम तय करे। बिल्कुल। दूसरा, हर डिग्री के साथ कम से कम 6 महीने का वेतन भोगी इंटर्नशिप अनिवार्य हो, जैसा जर्मनी का डुअल सिस्टम काम करता है कि आप खाली डिग्री लोगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आपने पेड इंटर्नशिप नहीं की। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, कि CSR फंड जो हमारे देश में बहुत बड़ा इकट्ठा होता है, उसका 25% हिस्सा कौशल विकास के लिए रिजर्व कर दिया जाए। बिल्कुल। कई बारी मैं नए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं देखता हूं, जैसे मान लो मैं अकाउंटिंग के फील्ड में इंटरव्यू लूं, तो वो अकाउंटिंग के सूत्र तो जानते हैं, लेकिन बैलेंस शीट की कॉमर्शियल भाषा को नहीं समझ पाते। ये एक बहुत बड़ा गैप है। यही अंतर है ज्ञान और कौशल का। इसलिए मैं बोलता हूं, डिग्री दीवार पर टंगती है और कौशल जीवन भर कमाई देता है। बहुत बढ़िया। विवेक सर, हमने एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी गैप के बारे में सर से बात की थी। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, वाकई क्या ये गैप कम हो रहा है? और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें स्किल्ड यूथ की, स्किल्ड बच्चों की रिक्वायरमेंट है? और ख़ास तौर पर जो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसके बारे में कुछ ज़रूर बताएं। पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उन्होंने वर्क इंटीग्रेटेड स्किल्स ट्रेनिंग को अत्युच्च मान्यता दी है। IIT से लेके IIT तक, ITI तक सारे कॉलेजेस में ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपलसरी कर दिया गया है। उसकी वजह से आज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन के पास जा रही है। इंस्टीट्यूशंस को अपने स्टूडेंट को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और अगर उनका प्लेसमेंट बढ़ना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट हाईएस्ट हो, तो उसके लिए उनको इंडस्ट्रीज के पास जाने का एक जरिया ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उपलब्ध किया। और जैसे कि आपने सही सवाल पूछा कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसमें 2 तरीके की स्कीम्स अभी हमारे देश भर में इंप्लीमेंट हो रही है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए है, और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो ITI और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। इन दोनों स्कीम्स ने बहुत बड़े पैमाने पर आज युवाओं को एक मौका उपलब्ध कर दिया है कि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ काम भी कर सके। और जैसे अभी सुनील जी ने मेंशन किया कि उनको सीखते वक्त ही उनका स्टाइपेंड के स्वरूप में कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि स्टाइपेंड मिलना चाहिए। तो अर्न एंड लर्न का एक ऑप्शन युवाओं को आज उससे मिल रहा है। और बड़ी बड़ी टॉप नॉच IT से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके फार्मा से लेके बैंकिंग फाइनेंस, हर एक सेक्टर में युवा इसका लाभ उठा रहे हैं। जो एक दूसरा सवाल आपने पूछा कि कौन से सेक्टर्स है जिसमें कि आज हमें स्किल युवाओं को ज्यादा अवसर है, तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश का एक बैकबोन है, जिसके देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। तो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काफी सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, रोड्स हो गए, रेल हो गए, पोर्ट्स हो गए, इन वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आंकड़ों में कहा जाए तो 14% तक का GDP मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले सालों में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो गया, जिसमें भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज नए
आ रहे हैं। तीसरा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं और इन सारे सेक्टर्स में अभी जो सरकार ने अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम और वर्क इंटीग्रेटेड स्किल्स ट्रेनिंग जैसे नए आयाम प्रोत्साहन दे रहा है, तो युवाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्धियां और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होंगे। जितने गवर्नमेंट आईटीआई थे अब तक, करीब देश भर में 3000 के करीब गवर्नमेंट आईटीआई थे, उतने ही आज स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, एआई ने बहुत हद तक जॉब मार्केट को प्रभावित किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक ऑलमोस्ट 23% जॉब्स जो हैं वो एआई से इफेक्ट होंगी। क्या इंडिया और इंडियन यूथ के लिए ये एक अवसर है या एक चैलेंज है? इससे किस तरीके से निपटा जाना चाहिए? देखिए सिमरन, मैं इस बात को ऐसे शुरू करना चाहूंगा कि एआई ना खतरा है ना अवसर है, ये एक दर्पण है। ये उन्हें खतरा दिखाता है जो रुक गए हैं, उन्हें अवसर दिखाता है जो सीखने को तैयार है। इतिहास से सीखिए, पहली औद्योगिक क्रांति में स्टीम इंजन आया तो हाथ बुनाई करने वाले डर गए कि हमारा क्या होगा, हमारा तो अब कुछ होगा नहीं। दूसरी क्रांति में बिजली आई तो गाड़ी घोड़े वाले डर गए। तीसरी में कंप्यूटर आया तो टाइपिस्ट डर गए। हर बार अंत में नौकरियां बढ़ी हैं, घटी कभी नहीं, बस उनका स्वरूप बदल गया। एआई ऐसा है, एआई भी ऐसा ही है। WF की रिपोर्ट कहती है कि हाँ 2030 तक 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी, पर यह भी कहता है कि 9.7 करोड़ नहीं बनेंगी। इसका मतलब अल्टीमेटली जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ने वाली हैं, यानी कि शुद्ध तौर पर 1.2 करोड़ नौकरियों का लाभ मिलने वाला है। मतलब खत्म नहीं होंगी, स्वरूप बदल जाएगा। पर समस्या यह है कि जो नौकरी खत्म होंगी और जो बनेंगी वो एक ही व्यक्ति की नहीं है। पुरानी नौकरियां डाटा एंट्री की होंगी, नई नौकरियां डाटा एनालिस्ट की होंगी, यानी रीस्किलिंग, पुनः कौशलन सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब आपको अपनी स्किल को डेवलप करते रहना है। लेकिन मैं ये बात यहां जरूर बताना चाहूंगा कि भारत के पास 3 अनूठे लाभ हैं। पहला, हमारी अंग्रेजी पकड़ विश्व के अधिकतर देशों से बहुत बेहतर है। दूसरा, हमारी गणितीय और तार्किक क्षमता बहुत अच्छी है। इसका एक उदाहरण है कि सिलिकॉन वैली में 30% इंजीनियर भारतीय हैं। तीसरा, हमारा युवा होना, सीखने की लचीली उम्र, ये वैश्विक स्तर पे अद्वितीय संयोजन है। अगर मैं ये देखता हूं कि एआई ने बहुत सारे लोगों का काम लिया, लेकिन बहुत सारे नए लोगों को काम दिया भी। पर अब मैं अगर एआई के परिणाम को देखता हूं कि एआई के क्या परिणाम हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए एआई कोई रिपोर्ट देता भी है तो ह्यूमन को उसमें इंटरवेंशन करना ही करना है।
क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं मान लो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का ही कहता हूं तो एआई हो सकता है बहुत सारी रिपोर्ट दें जिससे लगे कि बहुत धोखा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन तय करेगा कौन सी वास्तविक धोखा है, कौन सी हमारे डेटा की वजह से शो हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी थी। तो इसीलिए मानव बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें संदर्भ भी है, नैतिकता भी है और निर्णय भी है, उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। यानी एआई ने हमारी नौकरी छीनी नहीं, ना छीनेगा, हमारी नौकरी का स्तर जरूर ऊंचा कर दिया। तो मेरा संदेश युवाओं को हमेशा रहता है, एआई से डरो मत, एआई से दोस्ती कर लो। आज जो चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड जैसे टूल को बेहतर इस्तेमाल करना सीखेंगे, आगे आने वाले 10 सालों में वो दुगनी गति से काम कर पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ये दौर है, इस दौर में भारत का युवा सबसे आगे बढ़ सकता है, बशर्ते वो आज कदम बढ़ाए और एआई से दोस्ती करे। इसको हम अगर सम अप करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, एआई नौकरी नहीं छीनेगा, पर एआई जानने वाला एआई ना जानने वाले की नौकरी जरूर छीन सकता है। विवेक सर, क्या हमारे आईटीआईज और हमारे पीएमकेवीवाई या फिर और स्किल सेंटर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रेडी हैं, और ख़ास तौर पे छोटे शहरों के युवा या फिर गांव के युवा, इन तक ये प्रशिक्षण कैसे पहुंचाया जा सकता है? पहला जो सवाल आपने पूछा कि क्या हमारे आईटीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तैयार है, तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आईटीआई एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी सारा प्रमोट कर रही है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत बड़े पैमाने पर वो उद्योगों को और अलग अलग ग्रुप्स को अपील कर रहे हैं कि आप खुद के आईटीआईज बनाओ। ना केवल उद्योगों को कह रही है, बल्कि अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गए, जैसे कि सीआईआई ने करियर मॉडल सेंटर्स हमारे देश में अलग अलग राज्यों में शुरू किए हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर प्राइवेट आईटीआईज को काफी प्रमोट कर दिए हैं। तो जितने गवर्नमेंट आईटीआई थे अब तक, करीब देश भर में 3000 के करीब गवर्नमेंट आईटीआई थे, उतने ही आज प्राइवेट आईटीआई बन रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज की जो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो पूरा होने में मदद हो रही है। दूसरी एक बात जो है, जो सरकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका भी पीएमकेवीवाई का अभी चौथा चरण आ रहा है, पीएमकेवीवाई 4.0, और जो रूरल एरियाज में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसे इनिशिएटिव हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने लिए है। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया या चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इन सभी की वजह से बहुत सारा पिछला जो स्कीम्स थे उसमें काफी मॉडिफिकेशन होके अब इंडस्ट्री के साथ मिलके ये योजनाएं चल रही है। तो ब्लॉक लेवल तक ये योजना पहुंचने में आज की डेट में मदद हो रही है। और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, काफी सारे उद्योग जो है वो रूरल एरियाज में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज में आ रहा है। तो अभी स्किल डेवलपमेंट डिजिटल लर्निंग के माध्यम से हर जगह पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पहुंच रहा है। बहुत सारे इनिशिएटिव, सीएसआर इनिशिएटिव्स के जरिए, मोबाइल वैन्स के जरिए स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक्चुअल हमारे जो एजुकेशनल कन्वेंशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी है, वो भी आज स्किल डेवलपमेंट में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। सुनील सर, बहुत सारे दर्शक और युवा खास तौर पे हमारा शो देखते हैं, और जहां बात स्किल डेवलपमेंट की होती है, हमारी यही कोशिश रहती है कि बहुत ही आसान हमारे युवाओं के लिए ये हमारे माध्यम से बनाया जाए कि किस तरीके से वो प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। तो जो युवा हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी आप एक मैसेज उनको ज़रूर दें। मैं संदेश खाली युवाओं को नहीं, सभी को देना चाहूँगा, अप स्किल करते रहें, डेवलप करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। जब तक आप नया नहीं सीखेंगे तो आज के समाज में, आज का देश का जो सिनेरियो है, उसमें आप अपनी जगह पे बने नहीं रह सकते, ना ही आगे बढ़ सकते। देखिए, आज हमने बहुत सी बातें की, लेकिन आज हमने महिलाओं की बात नहीं की कि जो हमारी श्रम शक्ति है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। जहाँ की हमारा जो इंटरनेशनल एवरेज है वो 47% का है और इंडिया अभी 35 से 37% पे है। इसका मतलब हम पूरी टीम के साथ खेल ही नहीं रहे। तो जब तक पूरी टीम के साथ नहीं खेलेंगे, जब तक विकसित भारत कैसे बनेगा। इसीलिए मैं सभी से बोलूंगा कि महिलाओं की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए।
युवकों से, जिससे कि हम पूरी टीम के साथ खेल के देश को विकसित भारत की तरफ ले जा पाएं। विवेक सर, बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उन्हें जरूर मैसेज दें। मेरा सभी युवाओं से यही गुजारिश रहेगी कि स्किल डेवलपमेंट की तो बहुत आवश्यकता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमारे पास अच्छा कौशल होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज इंडस्ट्रीज की डिमांड ये है कि कौशल के साथ साथ आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका सोचने का तरीका, आपके काम के प्रति देखने का तरीका कितना है, उस पर आपकी कामयाबी निर्भर करती है। हम जेनजी की बात करते हैं, कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, इस तरीके से तरक्की नहीं होगी। अगर आप कुछ कौशल आत्मसात करते हो तो उस कौशल के साथ लगाव होने की जरूरत है, और वो कौशल्य जो है वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आज ये कर लिया, कल ये वो कर लिया, इससे तरक्की नहीं होगी। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा हमारे इंडस्ट्रीज को और पेरेंट्स को, कि हम हमेशा ग्रेजुएट, एमबीए, हायर डिग्री को हम रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं। आज की जरूरत है, आज पैसे भी वही कमा रहा है। सो डिग्निटी फॉर स्किल, ये एक हमारे देश में काफी पीछे पड़ गई है चीज। तो आज जरूरत है कि हमारे कौशल को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, ताकि कोई भी काम हो वो आपके लिए एक आपकी डिग्निटी है, ऐसा सोच के आपको उस कौशल हासिल करना चाहिए और उसको उसी तरीके से निभाना की जरूरत है। बिल्कुल सर। सुनील सर, अब हमारी परंपरा, हमारे आज के गेस्ट को एक सोवेनियर देकर जरूर सम्मानित करेंगे। जी। आज के शो में आने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सुनील जी आपका भी और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो दर्शकों, आज हमने कौशल विकास के बारे में चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ली, और यकीनन ये आज की जो चर्चा है ये एक नए आयाम तक जरूर पहुंची है। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सुनील कुमार गुप्ता जी और विवेक सोमनाथ सनारे जी का, और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ऐसे ही विचारों के साथ जुड़े रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के साथ। मैं हूँ सिमरन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।